हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिए, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितनी रियासतें थी। चलिए बताइए आप लोग कि भारत में कितनी रियासतें थी। तो प्यारे बच्चों याद रखना, भारत में कुल 562 रियासतें थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 562 रियासतें। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था। यानी कि बच्चों भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो आपको पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है भारतीय संविधान को बनने में लगे हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने रियासतें थी। ये प्रश्न हो चुका है बच्चों, 562 है, रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पे 4th नंबर कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था बच्चों। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है आर.डी. बनर्जी किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका यहाँ पे, राखल दास बनर्जी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तो बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा जो है ठीक हो जाएंगे। तो तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का 6 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे। बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो ये किस धर्म के अनुयायी थे। तो याद रखिएगा जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी सही जवाब है, जैन धर्म। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 7th नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन जो है ना फांसी दी गई। चलिए बताइए बच्चों, और यहाँ से प्रश्न आपके बच्चों 100% आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई। तो 23 मार्च 1931 लगाए हो बच्चों। तो सही जवाब है आपका 23 मार्च 1931 को दिए गए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया। तो भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया। तो याद रखिएगा डलहौजी ने जारी किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डलहौजी ने। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि अलबर्नी भारत किस शताब्दी में आया था। बताइए कि अलबर्नी भारत किस शताब्दी में आया था। तो याद रखिएगा 11वीं शताब्दी में अलबर्नी जो है भारत आए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। बताइए बच्चों कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, अशोक का व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए लगाए हो तो आपका सही जवाब है, बौद्ध धर्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 11th नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा। तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा। तो आप सभी लोग जो है बच्चों याद रखना, श्रीलंका में भेजे हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी कब। तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों कब हुआ था। 18 अगस्त 1945 लगा रहे हो तो सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था। तो फ्रांसवा बर्नियर का था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, फ्रांसवा बर्नियर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर। क्वेश्चन है कि आईने हमें बताती है कि फसलें की दोनों ऋतुओं को मौसम मिलाकर आगरा में कितने फसलों की किस्में उगाई जा सकती है, उनकी संख्या क्या होगा। तो आप बताएंगे बच्चों उनकी संख्या कुल कितने हो जाएंगे। तो उनकी संख्या आप सभी लोग जो है ना यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे 39 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, बल्कि 3 फसल यानी कि 3 फसल ही उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन याद रखिएगा 3 फसल उगाई जाती है। आगे देखिए, प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में बच्चों स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप जो है याद रखिएगा सांची हो जाएंगे रायसेन जिला में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, रायसेन जिला। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय की रचना कौन सी थी। बताइए कृष्णदेवराय की रचना यहाँ पे कौन सी थी। तो आप जो है अच्छे से याद रखिएगा, कृष्णदेवराय जी के यहाँ पे रचनाएं जो है क्या हो जाएंगे। तो अमुक्त मर्यादा लगाए हो तो सही जवाब है, अमुक्त मर्यादा कृष्णदेवराय की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज बच्चों 1922 में किए गए थे, राखालदास बनर्जी ने किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, राखालदास बनर्जी किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 80 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को बनते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 90 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बताइए साथियों कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में जो है ना भाग लिए थे। तो याद रखिएगा गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 20 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। बताइए कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु पूछा है क्या था। तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु आप लोग बता देंगे क्या था। तो आप लोग बताएंगे गाय, ठीक है। गाय जो है आर्यों का प्रमुख पशु था, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था। काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था। तो आप लोग सी लगाए हो तो सही जवाब है, त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे आप लोग का क्या आता है। प्रश्न आता है आप लोग का 22 नंबर कि किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई। तो किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई। तो आप जो है याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो याद रखिएगा अरबी भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरबी भाषा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 24 क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था बता दीजिएगा। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, जो अभी नानकाना साहिब पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा यहाँ पे तत्व निहित नहीं है। बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व यहाँ पे निहित नहीं है। तो याद रखिएगा समाजवाद, ये आपका निहित नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 26 नंबर कि लोथल कहाँ है। बताइए लोथल जो है ये कहाँ पर है और किस नदी पे है, ये भी बताइए। तो लोथल पहले आप लोग बताएंगे गुजरात में है। तो नदी कौन सा है, तो आप बताएंगे भोगवा नदी है, ठीक है। कौन सा नदी है, तो भोगवा नदी है, बिल्कुल सही लगा रहे हो आप लोग, भोगवा नदी होगा। आगे देखिए प्रश्न है आप लोग का कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता हो जाएंगे। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 28 क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी। तो इनकी स्थापना जो है 1785 में की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1785 में।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि सामान्य यहाँ पे सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे। तो सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? चलिए सभी लोग आंसर लगाइए, और जिन भी बच्चों को अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं बच्चों, आप लोग बहुत कम समय बचा है, जल्दी से आप लोग पीडीएफ लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चों बिल्कुल आपको गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको यहाँ से दिए जा रहे हैं, जो 100% बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से पीडीएफ को लेकर पढ़ लीजिए बच्चों, बिल्कुल आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे कम पेमेंट में आपको जो ये नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को अगर ये नोट्स चाहिए बच्चों, आप लोग ले सकते हो। मात्र बच्चों आपको 149 में आपको सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स दे दिए जा रहे हैं। अगर कहीं से भी आप लीजिएगा तो कम से कम बच्चों आपको जो है 499 या 1000 आपको लग जाएंगे, ठीक है। कम से कम बच्चों आपको इतना से ज़्यादा जरूर लगेगा, 149 यानी 149 से ज़्यादा ही आपको कहीं भी लगेगा पेमेंट। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस पे जो भी आपको हम क्लास देते हैं और जो भी आपको यहाँ से नोट्स देते हैं, बिल्कुल सबसे यूट्यूब भर में सबसे कम पेमेंट में आपको पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ आपको नोट्स भी दे देते हैं। तो जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए बच्चों, आप लेकर पढ़ सकते हो, बिल्कुल कम समय बचा है और आप इस नोट्स को मिस मत कीजिए, जल्दी से लेकर पढ़ लीजिए क्योंकि समय कम बचा है। तो जिन भी बच्चों को ये नोट चाहिए बच्चों, आप ले सकते हो, एसएमएस कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर 962 18 834, ठीक है। आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 149 है ना, 149 का हमें नोट्स और पीडीएफ और नोट्स चाहिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग लेकर पढ़ लीजिए, समय बहुत कम बचा है। चलिए बताइए कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे कि डांडी किस राज्य में स्थित है? बताइए कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे गुजरात राज्य में है डांडी, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिए गए हैं कि हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो है बच्चों कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताइए कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है बच्चों किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं, ऑप्शन सी लगाए हो बच्चों, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हू दर्रों की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हू दर्रों की खोज किसने की थी? तो आप जो है याद रखिएगा एनजी मजुमदार के द्वारा किए गए थे, ऑप्शन आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का क्वेश्चन है कि अश्वहोनों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अश्व होने का साक्ष्य जो है बच्चों कहाँ से मिले हैं? तो अश्व होने का साक्ष्य जो है लोथल से मिले हैं, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, लोथल से मिले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आप लोग का आता है कि धम्म को किसने शुरू किया था? बताइए कि धम्म को किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा बच्चों धम्म को जो है शुरू किए गए थे किसके द्वारा? तो अशोक ने शुरू किया था, तो अशोक के द्वारा ही होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ये किससे की जाती है? तो नेपोलियन से, ऑप्शन बी सही जवाब है, नेपोलियन से की जाती है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? बच्चा बताइए कि मौर्य वंश का संस्थापक यहाँ पे कौन था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का जो संस्थापक था ये चंद्रगुप्त थे, ऑप्शन ए सही जवाब है, चंद्रगुप्त हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त का देहांत कहाँ हुआ था? चलिए बच्चों बताइए कि चंद्रगुप्त का देहांत जो है कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त का देहांत जो है आपके श्रवणबेलगोला में हुआ था, ऑप्शन सी सही जवाब है, श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का जो बच्चों अंतिम राजा था कौन था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था ये बृहदंत था, ऑप्शन डी सही जवाब है, बृहदंत थे, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे क्या? तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? बताइए कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो आप सभी लोग जो याद रखिएगा पन्याध्यक्ष हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, पन्याध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका
कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। बताइए कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो आप लोग जो है याद रखिएगा, मौर्य वंश की राजधानी बच्चों हो जाएंगे पाटलिपुत्र में। ठीक है, थोड़ा फास्ट क्लास कराते हैं आपको, पाटलिपुत्र में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है। तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, उड़ीसा में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। बताइए कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है आप लोग का कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था। तो मौर्य काल में ब्रह्मदेव जो है ये यहाँ पे धन और दान था। ऑप्शन बी सही जवाब है, धन और दान हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती हैं। तो हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती हैं। तो बच्चों याद रखना, खरोष्टी लिपि। ऑप्शन सी सही जवाब है, खरोष्टी लिपि होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन मानी जाती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये किसकी समकालीन मानी जाती है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन ए लगाए हो तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किस चीज का प्रयोग किया जाता था। तो सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किस चीज का प्रयोग होता था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता, पक्की ईंटों का, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किस चीज का प्रयोग होता था। तो पक्की ईंटों का होता था। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने की वकालत संविधान सभा में किसने की। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने की वकालत संविधान सभा में किए गए थे आर.वी. घुलेकर के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बच्चों आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बच्चों जो है ना, आप लोग अगर PDF लेना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर जो है ना ले सकते हो। मात्र बच्चों पूरे यूट्यूब भर में आपको सबसे कम पेमेंट में आपको नोट्स मिल रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को ये नोट चाहिए आप लोग SMS कीजिए 962 18 834। ठीक है बच्चों, जिन भी बच्चों को ये नोट चाहिए आप लोग ले सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव आपको गेसिंग किया गया क्वेश्चन रहेगा, जिसको पढ़ के आप इस बार जो है ना 95% बच्चों इस बार आप भी नंबर ला सकते हो। तो जिन भी बच्चों को ये नोट चाहिए आप जरूर SMS करें और जल्दी से इस नोट्स को लेकर पढ़ सकते हो। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।